सुप्रभात बच्चों, आज मैं इस वीडियो में देव द्वारा रचित दरबार शीर्षक की चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने हंसी की चोट और सपना के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उम्मीद की जाती है कि आपने बखूबी आत्मसात किया होगा, समझा होगा। आज दरबार शीर्षक की चर्चा की जा रही है और दरबार शीर्षक की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है जिसे देव ने लिखा है। साहिब अंध मुसाहिब मुख सभा बहरी रंग रीज को माच्यो भूल्यो तहां भटक्यो घट अवघट बुढ़िबो को काह कर्म न बाच्यो भेष न सूझ्यो कहयो समझियो न बतायो सुनियो न कहाँ रुचि राच्यो देव तहां निवरे तटकी बिगड़ी मती को सगरी निसी नाच्यो। जाहिर सी बात है बच्चों कि ये पंक्तियां सवैया छंद की हैं और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। देव ब्रज भाषा के ही कवि माने जाते हैं और यहाँ उनके द्वारा संकलित, उनके द्वारा रचित इस शीर्षक में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि रीतिकालीन जो काल था साहित्य का, उसमें सामंतों की रुचि कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, उनकी व्यवस्था कैसी थी। खास तौर से यहाँ जानना जरूरी है कि सामंत यानी राजा, राजतंत्र था पहले स्वतंत्रता से, ये बखूबी हम जानते हैं। और उन दिनों किसी राज्य का राजा ही मालिक होता था। वही जो कुछ कहता था प्रजा उसे सुनती थी, उसे स्वीकारती थी। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि वाकई रीतिकालीन परंपरा में राजाओं के प्रति चाटुकारिता का भाव सामंती दास प्रथा का परिचायक है। अर्थात जिस सभा में, जिस राज दरबार में अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति हो, वहां अपने पथ से भटका हुआ कलाकार नाचता ही रह जाता है, यानी उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। और वैसे भी देखा गया है कि जहां इंसान की अहमियत न हो वहां उसका रहना महत्वहीन है, नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारे बोलने की स्वच्छंदता न हो, हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत न कर सकें, फिर वह जगह बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है। जहां राजा या आश्रयदाता अंधा हो, अर्थात विवेकहीन हो, अंधा का अभिप्राय अज्ञानी से है, और दरबारी गूंगे की तरह कुछ बोलते ना हो, सिर्फ सुनते हो, सभा सुनती न हो, बहरी की तरह आचरण करती हो, फिर चौतरफा खुशामद का रंग छाया हो, वहां रहना उचित नहीं है। अर्थात देव ने ये बताने का प्रयास किया है कि वाकई इस तरह की जो राज व्यवस्था है, राजा का जो आचरण है, जहां उसके सामने दरबारियों को बोलने की इजाजत न हो, सिर्फ वे सुनने को विवश हो, वहां रहना कदापि उचित नहीं है। आगे कवि ने बताया है कि ऐसे दरबारी वातावरण में सभी अपने मार्ग को भूल जाते हैं, किसी का धर्म नहीं बचता। धर्म इसलिए नहीं बचता क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो निष्ठा है, आपका जो त्याग है, आपका जो समर्पण है, बखूबी आप उसे जनता के बीच वितरित नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते, आप विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। एक तरह की बंदिश है, पाबंदी है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से किसी ने विचारों पर अंकुश लगा रखा है। बच्चों, ऐसे परिवेश में किसी का रहना कदापि उचित नहीं हो सकता। ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि ऐसी व्यवस्था में सब पतित से लगते हैं, सभी सत्य और न्याय को छोड़कर जो राजा को अच्छा लगे, जो साहब को अच्छा लगे, उसे ही कहते हैं, वैसा ही करते हैं। और कहा भी गया है कि जिस राज दरबार में गुरु, वैद्य और धर्माचार्य, इन तीनों का आदर न हो, वह राज्य डूबता ही चला जाता है।
ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। यहाँ देव ने अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी भावनाओं को व्यंजित करने का प्रयास किया है। अंधेर नगरी चौपट राजा बखूबी इस तरह का नाम आपने सुना होगा। दरअसल ये नाटक है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। यहाँ देव ने भी ऐसी ही व्यवस्था का जिक्र किया है कि सब सिर्फ सुन रहे हैं, बोलने की इजाजत नहीं है। ऐसे दरबार में कवि को लगता है कि मानो वह काव्य कला का कलाकार अपने धर्म मार्ग से भटक गया है, अर्थात कला की इज्जत नहीं है। और जिस राजा के पास, जिस राज दरबार में कला की इज्जत न हो, व्यक्ति की अहमियत न हो, फिर वहां जीना, वहां रहना, वहां टिकना असंभव सा प्रतीत होता है। निसंदेह इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने तत्कालीन दरबारी व्यवस्था कमजोरियों का चित्र अंकित किया है। तत्कालीन दरबारी सामंती चाटुकारिता पर व्यंग किया है। ये जो पंक्ति है यहाँ बच्चों, तहां निवड़े नटकी बिगड़ी मती को सगरी निसी नाच्यो में श्लेष अलंकार है। नहीं, श्लिष पद के कारण श्लेष अलंकार है। और इस काव्यांश की भाषा ब्रजभाषा है और सवैया छंद है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आएगा और इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेष बातें फिर दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।